मैं सोच रहा हूँ अभी तो नहीं, पर क्यों वी में क्या दिक्कत है? अच्छा, अरे मेरे को पता वी बहुत प्यारी लगी थी जब निकली थी ना। चलो भाई, आज डिस्कस करेंगे हम पैकेज। ठीक, उप्स, अब हमने फिनिश कर दिया है और अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपने जावा का एक्चुअली पहला टॉपिक, पैकेजेस। ठीक, और आजकल तो जमाना ही किसका है? पैकेजिंग का जमाना है सर। हर चीज फर्स्ट क्लास पैक करके दी जाती है हमें। अगर आप बात करें बिग बाजार वगैरह की, तो इनकी तो यूएसपी ही क्या है? पैकिंग है। हर सामान पैक करके करके रेडी करके रख देते हैं, बस आपको उठाना है, अपनी गाड़ी में ट्रॉली में डालना है और लेके आना है। एवरीथिंग इज रेडी, हर चीज पैक करके देते हैं। अगर सोचो, उन्होंने एक टूथपेस्ट के साथ अगर कोई साबुन फ्री देना है, साबुन एक जगह रखा है, टूथपेस्ट दूसरी जगह रखा है, तो कोई नहीं खरीदने वाला। वो उसको वही पैक कर देंगे उसके साथ, और लगेगा ये इसके साथ फ्री है, सब उठा के ले जाएंगे। ठीक, और स्पेशली अगर आप अमेजोन से कुछ सामान मंगाते हैं तो उनके सामान की जो पैकिंग आती है वो बड़ी शानदार है। तो आजकल तो जमाना ही किसका है? पैकेजिंग का जमाना है। ठीक, अब वही पैकेज नाम की चीज हम आपको भी पढ़ाने जा रहे हैं। सो क्या आप में से कोई हमें छोटी मोटी कोई डेफिनेशन बता सकता है बेटा पैकेज की, अगर किसी को मालूम हो? इफ एनीबडी नोज पैकेज के बारे में कोई इंफॉर्मेशन किसी को मालूम हो? कोई नहीं जानता, किसने नहीं पढ़ा पहले से? चलो फिर हमें लिखवा देते हैं। लिखो पैकेजेस की एक छोटी सी डेफिनेशन। लिखो, पैकेजेस आर द कलेक्शन ऑफ packages are the collection of similar type of classes and interfaces. कलेक्शन ऑफ की बात किया है। Packages are the collection of similar type of classes and interfaces. ठीक, अगर आपको याद हो जावा की पहली क्लास, उसमें शुरू में ही मैं आपको एक rt.jar फाइल को अनजार करके दिखाता हूं, और उसमें जावा की सारी क्लासेस और उनके कॉरस्पॉन्डिंग पैकेजेस को भी शो करके आपको शो करता हूं, दिखाता भी हूं। ठीक है, पैकेजेस भी शो करता हूं वहां पे। सो एक्चुअली में हमारे पास जावा में मोर देन 5000 क्लासेस हैं बेटे, क्लासेस एंड इंटरफेसेस हैं। तो जावा ने क्या किया, सेम टास्क को परफॉर्म करने वाले क्लासेस और इंटरफेसेस के ग्रुप बनाए और उस ग्रुप का नाम रखा पैकेज। अब ये ग्रुप क्यों बनाए हैं ये बात की बात है, अभी सिर्फ बता रहा हूं कि जावा ने क्या किया, अपनी सेम टास्क को परफॉर्म करने वाली सिमिलर टाइप की क्लासेस और इंटरफेसेस के ग्रुप बना दिए हैं, और उन ग्रुप के अंदर उसने एक जैसे काम करने वाली क्लासेस और इंटरफेसेस को रख दिया है। बस उसी ग्रुप को नाम दिया गया है पैकेज। उसी ग्रुप को नाम दिया गया है पैकेज। तो इसलिए हमने कहा, ऐसा क्यों किया अभी हमने कोई डिस्कशन नहीं किया है। ठीक, अभी सिर्फ बताया है कि पैकेज हैं क्या। दीज आर जस्ट अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ क्लासेस एंड इंटरफेस। ठीक, ये तो हमने जावा में पैकेज की डेफिनेशन के बारे में बात करा। थोड़ा सा जरा फ्लैशबैक में पीछे की तरफ जाते हैं। आप सब लोगों ने एक लैंग्वेज पढ़ी होगी जरूर, जिसका नाम है सी। और सी लैंग्वेज में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम कहते हैं
हेडर फाइल। क्या आप में से कुछ बता सकता है अगर मैं आपसे पूछूं, और इंटरव्यू में ये काफी पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय हेडर फाइल? कोई हेडर फाइल की कोई डेफिनेशन बता सकता है बेटा मुझे? सर कलेक्शन ऑफ प्रीडिफाइंड फंक्शन। चलो और बताओ। चलो तो हम ही बता देते हैं, जो डेफिनेशन हमारी जावा में पैकेजेस की है वही सेम डेफिनेशन सी लैंग्वेज में हेडर फाइल्स की होती है। हम ये कहते हैं अगेन, हेडर फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ फंक्शन। अब सी में भी मेरे बच्चों मोर देन 5000 हमें इनबिल्ट फंक्शंस दिए गए हैं। तो डेनिस रिची ने भी क्या किया है, एक जैसे काम करने वाले फंक्शंस का एक ग्रुप बना दिया और उस ग्रुप को कह दिया हेडर फाइल, और वो एक फाइल में डाल दिया। अब उसने भी ऐसा क्यों किया है अभी इसे भी समझाऊंगा। इसका मतलब है ये कॉन्सेप्ट तो काफी पुराना है। अगर मैं बात करता हूं किसी माइक्रोसॉफ्ट की सी शार्प, अगर किसी ने पढ़ी हो थोड़ी बहुत सी शार्प, उसमें भी क्लास और इंटरफेस होते हैं क्योंकि वो पूरी तरह से जावा से डिराइव लैंग्वेज होती है। और सी शार्प ने भी क्या किया हुआ है, सिमिलर टाइप की क्लासेस और इंटरफेसेस का ग्रुप बनाया गया है, और जिसे वो कहता है नेम स्पेस, जिसे वो क्या कहता है, नेम स्पेस बोलता है। ठीक ऐसे ही अगर आप पाइथन की बात करें तो पाइथन में भी आपको क्लासेस भी मिलेंगे, इनबिल्ट फंक्शंस भी मिलेंगे। ठीक है, तो पाइथन ने भी क्या किया हुआ है, एक जैसा काम करने वाले क्लासेस और फंक्शंस के उसने बनाए हुए हैं मॉड्यूल्स, और वो मॉड्यूल के अंदर इन्हें रखता है। जिसमें अगर आजकल आप बच्चे पाइथन वाइथन तो जरूर ही पढ़ते हैं, कॉलेज में जबरदस्ती पढ़ाई जाती है, उसमें नमफी वगैरह नाम सुना होगा, ये मॉड्यूल्स होते हैं। ठीक, तो उसने भी यही काम किया हुआ है। तो कुल मिला के इन सारी कहानियों से एक निष्कर्ष निकल के आता है, एक जर्नल डेफिनेशन निकल के आती है कि जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं बेटे, वो सब अपनी अपनी सिमिलर टाइप की एपीआईज को एक कॉमन प्लेस पर गैदर करके रखती है। वो सब अपनी अपनी सिमिलर टाइप की एपीआईज को एक कॉमन प्लेस पर गैदर करके रखती हैं। बस उस कॉमन प्लेस को या ग्रुप करके रखती हैं, बस उस ग्रुप का जो नाम है वो वेरी करता है लैंग्वेज टू लैंग्वेज। हर टेक्नोलॉजी ऐसा कर रही है, और एपीआई आप जानते ही हैं जर्नल टर्म होती है। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपनी जिन चीजों को यूज करके, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपनी जिन चीजों को यूज करके अपनी प्रोग्रामिंग करती है, हम उसे उसकी एपीआई कहते हैं। तो सी अपनी प्रोग्रामिंग करती है, फंक्शंस को यूज करते हैं, इसलिए वहां पे उसकी एपीआई फंक्शंस हो गए, जावा में क्लासेस इंटरफेस हो गए, एंड दैट्स इट। ठीक, तो ये हर टेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट है, बस नाम अलग अलग है। तो हम कह सकते हैं रघुकुल रीत सदा चली आई, जावा ने भी वही निभाई। तो ये कॉन्सेप्ट तो पुराना है, ऐसे जावा ने नए नाम से इंट्रोड्यूस कर दिया, दैट इज कॉल्ड पैकेजेस। तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं ऐसा क्यों कर रही है, वो अपनी सिमिलर टाइप की एपीआईज को हमेशा एक ग्रुप में रखती हैं, और बस उस ग्रुप को एक नाम दे देती हैं, और इस ग्रुप का नाम जो है वो वेरी कर सकता है लैंग्वेज टू लैंग्वेज। तो ऐसा ग्रुपिंग करने से हम प्रोग्रामर्स को कुछ ना कुछ फायदे होते होंगे बेटा, तभी ये लोग ग्रुपिंग कर रहे हैं, अदरवाइज ये ग्रुपिंग नहीं करते किसी भी हालत में, अदरवाइज ये ग्रुपिंग नहीं करते बेटा जी किसी भी हालत में, है कि नहीं? तो फायदे होंगे बिल्कुल, तभी हम बात करते हैं। तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले अपनी जावा को लेके ही, एडवांटेजेस ऑफ पैकेज या ग्रुपिंग भी आप कह सकते हैं, जावा में तो पैकेज ही कहेंगे हम। ठीक, इसका पहला सबसे बड़ा फायदा होता है, फर्स्ट एडवांटेज, easy to search and easy to use। पैकेजेस और ग्रुपिंग और फाइल हम प्रोग्रामर्स के लिए किसी भी एपीआई को सर्च करना और यूज करना काफी आसान बना देते हैं। ठीक, इजी टू यूज एंड इजी टू सर्च हो जाता है किसी भी एपीआई को सर्च करना, अगर हम उसे पैकेज या ग्रुप में बंद कर देते हैं। तो अगर हम बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो फोल्डर आप बनाते हैं जिस पर्पस के लिए,
वही एक फायदा होता है हमारी जावा में पैकेजेस का। इसलिए आप नोटिस करेंगे जावा में पैकेजेस आर ट्रीटेड एज ए फोल्डर वाया ऑपरेटिंग सिस्टम। जब हम पैकेज बनाएंगे तो ओएस के अंदर वो एज ए फोल्डर ही ट्रीट करेगा, क्योंकि पैकेज एक काम वो भी कर रहा है जो फोल्डर्स करते हैं। आप फोल्डर क्यों बनाते हैं? चीजों को कैटेगराइज करने के लिए, जिससे वो इजी टू यूज एंड इजी टू सर्च हो जाए। जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने एक फोल्डर बना के रखा हुआ है मनीष 123, उसके अंदर बहुत सारे चाइल्ड फोल्डर्स हैं हर टॉपिक के हिसाब से, उसके अंदर फर्दर चाइल्ड फोल्डर्स हैं, और मैंने इनमें आप सबको प्रोग्राम बना के रखे हुए हैं डिफरेंट कॉन्सेप्ट। अब जब भी मुझे कोई आपको प्रोग्राम चला के दिखाना होता है सीधा उसी फोल्डर में जाता हूँ। ठीक, अब सोचो इसमें लगभग मेरे हिसाब से होंगे 500, 550, 600 प्रोग्राम। अब ये सारे एक जगह रख दूं और इनमें से आपको मैं ढूंढने लगूं यार नेटवर्किंग का कौन सा प्रोग्राम है 650 प्रोग्राम में से, तो ढूंढते पागल हो जाना। तो मैंने क्या किया, कैटेगराइज कर रखा है, तो फोल्डर की वजह से ही कर रखा है, फोल्डर उसके अंदर फोल्डर। या फिर आप सब बच्चे जब लैपटॉप खरीदते हैं तो आपके लैपटॉप के ऊपर बाय डिफॉल्ट खरीदते ही, स्पेशली बच्चों के खरीदते ही भगवान जी अपने आप उसके अंदर एक फोल्डर बना देते हैं SONGS के नाम से, और ये हर बच्चे के लैपटॉप के अंदर SONGS नाम का ये फोल्डर बन ही जाता है अपने आप। दो फोल्डर बन जाते हैं, एक तो SONGS के नाम से, एक MOVIE के नाम से। तो दुनिया, हमारी इंडिया का कोई भी ऐसा आज तक स्टूडेंट पैदा नहीं हुआ जिसके लैपटॉप में ये दो फोल्डर ना बने हो, एक SONGS के नाम से, एक MOVIE के नाम, यानी कि सॉन्ग्स एंड मूवी। फिर आप सॉन्ग्स के अंदर इंग्लिश सॉन्ग, हिंदी सॉन्ग, फिर उसे फर्दर कैटेगराइज करेंगे, फिर इंग्लिश सॉन्ग, हिंदी सॉन्ग में मूवी के नाम आएंगे, मूवी के या फिर आपके किसी प्लेबैक सिंगर के हिसाब से आप इतना कैटेगराइज कर देते कि कभी कोई गाना सुनने का मन करे तो उसे ढूंढने में टाइम न लग जाए, कि पता लगा जितने में गाना ढूंढा उतने में तो मूवी चला गया। तो वो दैट इज फॉर इजी टू सर्च एंड इजी टू यूज। तो वो भी यही चाहते हैं प्रोग्रामिंग बनाने वाले, टेक्नोलॉजी बनाने वाले, कि हम प्रोग्रामर्स को एक पर्टिकुलर किसी क्लास को, किसी फंक्शन को सर्च करना हो तो उसे सर्च करने के लिए हमारे लिए आसानी हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सी में मान लिया एक प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें आपको स्क्वायर रूट निकालने की जरूरत पड़ी, तो आपने सोचा यार चेक कर लेता हूं कि स्क्वायर रूट पहले से बना हुआ है या नहीं बना हुआ है। अगर सी लैंग्वेज के अंदर पहले से स्क्वायर रूट फंक्शन बना हुआ है तो मैं उसे यूज कर लूंगा, और अगर वो पहले से नहीं बना हुआ है तो मैं अपना नया बना दूंगा। सिंपल सी बात है, सिंपल सा फंडा है, बात भी सही है। तो अब आप बताइए सी लैंग्वेज में आप ये स्क्वायर रूट नाम का फंक्शन कहाँ ढूंढने जाएंगे? math.h। बताइए साहब, कहाँ ढूंढेंगे इसे? math.h में सर। एक हेडर फाइल में ढूंढेंगे। यस सर। कौन सी हेडर फाइल में ढूंढेंगे? math.h। डेफिनेटली 100%। अगर ये math.h में आपको ये फंक्शन मिल जाता है तो ठीक है, इसका मतलब ये सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में है। और अगर ये ना मिले यहाँ पे, इसका मतलब नहीं है। अब सोचो इसको 5000 फंक्शन में ढूंढना ज्यादा आसान था या 15 फंक्शन में ढूंढना ज्यादा आसान है? अंडरस्टूड है, अंडरस्टूड है। 15 फंक्शन में इसे ढूंढना ज्यादा आसान माना जाता है। आप आसानी से इसे उसके अंदर ढूंढ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है जनाब, आती है हमारी बात समझ में सबको अच्छे से। तो पहला फायदा ये है, जो एक छोटा फायदा। अभी असली पिक्चर बाकी है। मैंने कहा सारी की सारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो अपनी सिमिलर टाइप की एपीआई को कैटेगराइज करके ग्रुप में बंद करके, बस उस ग्रुप का जो नाम है वो वेरी कर सकता है लैंग्वेज टू लैंग्वेज, जैसा मैंने आपको बताने की कोशिश करी अच्छे से। ठीक है जनाब, और वो ऐसा क्यों करते हैं? इससे हम प्रोग्रामर को जो पहला फायदा होता है वो यही है कि हम किसी भी टेक्नोलॉजी की एपीआई को आसानी से सर्च कर सकते हैं और उसे इजीली यूज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है जनाब, चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। इसका दूसरा और सबसे बड़ा फायदा, जिसकी वजह से ये पैकेजिंग या ये ग्रुपिंग की जाती है, जिसकी वजह से इस सबको यूज किया जाता है, अब हम उस बारे में थोड़ा सा बातें करते हैं। ठीक, और वो है लिंकिंग। आप सबके पास जरूर सी लैंग्वेज आपने पढ़ी होगी
और एक टर्बो सी नाम का आपने सॉफ्टवेयर भी जरूर डाल के रखा होगा। ठीक है, आपने एक टर्बो सी नाम का सॉफ्टवेयर भी जरूर डाला होगा, उसे पढ़ा भी होगा। ठीक है, आप जब उस टर्बो सी नाम के सॉफ्टवेयर को खोलेंगे, यानी कि सी लैंग्वेज पे जो आपने इंस्टॉल किया होगा, उसका तो एक एडिटर होता है, वो उस एडिटर में आप प्रोग्राम लिखते भी हैं, वहीं से आप कंपाइल भी करते हैं और वहीं से आप उसे रन भी करते हैं अच्छे से। ठीक है, आज आप एक काम करना, आप अधिकतर तो उसके शॉर्टकट ही यूज करते हैं, Alt F9 एंड Control F9, लेकिन आज आप उसको खोल के देखना, वो जो कंपाइल मेन्यू है, जहाँ पे कंपाइल का ऑप्शन होता है, वो जो कंपाइल मेन्यू है जहां पर कंपाइल का ऑप्शन होता है, उसके ठीक नीचे एक लिंकिंग का ऑप्शन होगा। बट ये लिंकिंग आपको अक्सर टीचर नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि ये लिंकिंग कंपाइलेशन टाइम पे ऑटोमेटिकली हो जाती है। काश ये लिंकिंग हम प्रोग्रामर्स को एक्सप्लिसिटली करनी पड़ती, तो फिर एवरी टीचर हैज टू टीच अबाउट दिस लिंकिंग, फिर तो उन सबको इस लिंकिंग के बारे में आपको पढ़ाना ही पड़ता हर हालत में। आई हमारी बात समझ में सबको अच्छे से? बट क्योंकि ये लिंकिंग ऑटोमेटिकली हो जाती है कंपाइलेशन के टाइम पे, इसीलिए कोई टीचर इसे नहीं पढ़ाता। इवन आधे से ज्यादा को तो मालूम भी नहीं होता कि लिंकिंग नाम का कॉन्सेप्ट है क्या और ये आया क्यों, क्योंकि वो अपने आप हो रही है तो उन्हें पढ़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। अब मैं आपको समझाऊंगा कि ये लिंकिंग का फायदा क्या होता है, इसकी हमें जरूरत पड़ी तो क्यों पड़ी। ठीक, सुनो ध्यान से। होता क्या है मेरे बच्चों, जब भी आप किसी भी टेक्नोलॉजी के प्रोग्राम को कंपाइल करते हो, लेट अस से आप सी लैंग्वेज के प्रोग्राम को कंपाइल कर रहे हो, तो कंपाइलर की ये ड्यूटी है कि उसके अंदर टेक्नोलॉजी की जो जो एपीआई यूज हो रही हैं, उनसे आपके प्रोग्राम को लिंक करे, जिससे कि जब ये प्रोग्राम चले तो रन टाइम एनवायरनमेंट उस लिंकिंग को यूज करके उस लोकेशन से उस एपीआई को उठा ले और उसे कॉल कर ले और उसे आसानी से चला सके। आई कहानी समझ में? ये ड्यूटी होती है कंपाइलर की, लिंक करना पड़ता है उससे, वरना उसे क्या पता आपने सी लैंग्वेज डी ड्राइव पे इंस्टॉल करिए, ई ड्राइव पे इंस्टॉल करिए, कहां पे इंस्टॉल करिए, वो नहीं मालूम बेटा कंपाइलर रन टाइम एनवायरनमेंट को। तो आप पे जब भी अपनी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रोग्राम बनाते हैं और उस लैंग्वेज की एपीआई को यानी कि उसके क्लासेस, मेथड, फंक्शंस को अपने प्रोग्राम में यूज करते हैं, तो कंपाइलर की ये ड्यूटी है इन एपीआई को, जहां पे ये एक्चुअली पड़ी हुई है, वहां से इस प्रोग्राम इस एपीआई को लिंक करे, जिससे कि जब टेक्नोलॉजी का रन टाइम एनवायरनमेंट प्रोग्राम को चलाने की कोशिश करे तो इस लिंक के थ्रू उस लोकेशन पे चला जाए और वहां से उस मेथड को उठा के इजीली कॉल कर। तो कंपाइलर को ये बताना पड़ता है रन टाइम एनवायरनमेंट को, और वो लिंकिंग ये कंपाइल्ड कोड में डालता है बकायदा, जिससे कि एपीआई को आसानी से रन टाइम एनवायरनमेंट सर्च करके उन्हें चला सके। ऐसा होता है, इसलिए ये लिंकिंग कराना बहुत जरूरी है एपीआई का, जो जो आपने अपने प्रोग्राम में यूज कर रही है, और ये लिंकिंग कराने की जिम्मेदारी होती है कंपाइलर। ठीक, अब ध्यान से सुनो, अगर ये कैटेगराइजेशन का काम ना होता, मान लेते हैं डेनिस रिची ने हेडर फाइल का बहुत सारी हेडर फाइल नहीं बनाई होती, तो एक तो उसे बनानी पड़ती जहां पर अपनी सारी एपीआई को रखता, जहां पर वो अपनी सारी एपीआई को रखता, एम आई राइट? बिल्कुल बनानी पड़ती। तो फिर हम क्या करते, उस हेडर फाइल को जो एक है सिंगल, जिसमें डेनिस रिची ने अपनी सारे 5000 के 5000 फंक्शन रख दिए, तो उस पर्टिकुलर हेडर फाइल को हम अपने प्रोग्राम से लिंक करते। लिंक करने की कमांड दे रखी है, जैसे आप जानते हैं हैश इंक्लूड। अब जैसे ही कंपाइलर आता और वो देखता हैश इंक्लूड क्या हेडर फाइल का नाम, जो भी इकलौती हेडर फाइल थी, और वो उसके अंदर जाके उसकी सारे के सारे मेथड से आपके प्रोग्राम की उसी वक्त लिंकिंग कर देता, क्योंकि उसे नहीं पता नीचे जाके आप कौन सा फंक्शन यूज करोगे। तो हुआ क्या, 5000 फंक्शन थे, एक ही हेडर फाइल में पड़े थे, हेडर फाइल को लिंक करने की कमांड आपको मालूम थी, वो आपने अपने प्रोग्राम में लिख दी। तो जैसे ही कंपाइलर ने वो पहली कमांड पढ़ी हेडर फाइल को लिंक करने वाली, तो वो उस हेडर फाइल के पास गया और उसके अंदर जितने भी फंक्शन थे 5000 के 5000 फंक्शन से आपकी लिंकिंग कर दी, क्योंकि उसे नहीं मालूम नीचे जाके आप इस कौन सा फंक्शन यूज करने वाले। ओ माय गॉड, सोचो 5000 से 5000 फंक्शन से लिंकिंग करी और ये उसने कंपाइल कोड में डाल दिया अननेसेसरी। इससे तो परफॉर्मेंस बहुत डिग्रेड हो जाएगी। क्या कभी आप सी लैंग्वेज के अंदर ऐसा कोई प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें आप सी के 5000 के 5000 फंक्शन एक साथ यूज करेंगे? तो फिर आप यार उनसे लिंक, सबके साथ लिंकिंग क्यों करा रहे हो? अननेसेसरी।
तो केवल आप अपने प्रोग्राम को उन्हीं फंक्शन से लिंक करो ना जो आप यूज कर रहे हैं, रादर देन ऑल। तो अगर उसने एक हेडर फाइल बनाई होती और सारे फंक्शन उसमें लिखे होते तो ये प्रॉब्लम आ जाती। तो उसने क्या किया, एक जैसा काम करने वाली फंक्शंस को अलग अलग हेडर फाइल्स में डाल दिया और उन हेडर फाइल्स को हमारे प्रोग्राम से लिंक करने की हमें कमांड दे दी, जिसे आप कहते हैं हैश इंक्लूड। एक मैक्रो होता है प्री डिफाइंड, और हम उसे यूज करके हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में लिंक कर लेते हैं। अब आप जिस जिस हेडर फाइल को आप अपने प्रोग्राम में लिंक करते हैं, केवल नीचे उसी के फंक्शन यूज कर पाते हैं, क्योंकि लिंकिंग केवल उन्हीं के फंक्शन से हुई है और किसी को आप यूज ही नहीं कर सकते। जैसे मुझे आज भी याद है कि हम टर्बो सी में स्पेशली दो फंक्शन हर प्रोग्राम में यूज करते हैं। एक होता है CLR SCR और एक होता है गेट CH, लास्ट में प्रोग्राम को रोकने के लिए। और ये दोनों फंक्शन पड़े होते हैं conio.h में। और जब मैं सी पढ़ता था तो अक्सर ये conio.h को इंक्लूड करना भूल जाता था और डेली से जी को गाली देता था, साला गधा उल्लू का पट्टा, सारे के सारे फंक्शन एक ही हेडर फाइल में डाल देता तो हमें अलग अलग हेडर फाइल इंक्लूड नहीं करनी पड़ती, हमें याद नहीं रखना पड़ता कि कौन सी हेडर फाइल में कौन से फंक्शन होते हैं। लेकिन जब पढ़ाना शुरू किया तब समझ में आया कि उसने क्या अकलमंदी की, क्योंकि अननेसेसरी फिर सबसे लिंकिंग हो जाती। अब केवल उन्हीं हेडर फाइल्स के फंक्शन से आपके प्रोग्राम की लिंकिंग होती है जिन्हें आप ऊपर इंक्लूड करते हो। तो अगर आप किसी ऐसे फंक्शन को नीचे यूज करो जिसकी आपने हेडर फाइल को ऊपर इंक्लूड नहीं किया, तो सी में एरर आती है फंक्शन शुड हैव अ प्रोटोटाइप, जो मेरी बहुत ज्यादा आती थी क्योंकि मैं ऊपर conio.h को इंक्लूड करना भूल जाता। तो ये सारी कहानी लिंकिंग है। जब तक लिंकिंग नहीं होगी वो एपीआई आप अपने प्रोग्राम में यूज नहीं कर पा सकते, उसे लिंक करना बहुत जरूरी है। अब लिंकिंग या तो सबसे करवा दो या केवल उन्हीं से कराओ जिसको आप यूज करना चाहते हैं। बिना लिंकिंग के काम नहीं बनेगा। तो कैटेगराइज करने से अब क्या फायदा हो गया कि जो जो हम यूज करना चाहते हैं केवल उन्हीं हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं, केवल उन्हीं के ही फंक्शन से हमारे प्रोग्राम की लिंकिंग होती है और नीचे हम उन्हें यूज करते हैं। वरना अननेसेसरी सबसे लिंकिंग करनी पड़ जाती है और प्रोग्राम की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा डिग्रेड हो जाती है, चाहे आप उन्हें यूज करो ना करो। ठीक, अब जावा तो इसमें एक कदम और आगे निकल गया। जावा इसमें एक कदम और आगे निकल गया। क्यों आगे निकल गया? जावा ने नोटिस किया कि उसके एक एक क्लास के अंदर पैकेज के अंदर मोर देन 100 क्लासेस हैं। अगर उसने एक पैकेज को लिंक कर लिया अपने प्रोग्राम में तो वो 100 की 100 क्लासेस से लिंकिंग हो गई। पैकेज जावा में है, उसको भी लिंक करने की उसने कमांड दे रखी है, जैसे सी में हेडर फाइल्स को हमें हमारे प्रोग्राम में लिंक करने की कमांड दी जाती है, ऐसी जावा में भी आप पैकेज बनाएंगे और उसको लिंक करने की आपको कमांड दी गई है। गॉट इट? लेकिन जावा बनाने वाले नोटिस किया यार हमारे तो एक एक पैकेज के अंदर भी मोर देन 100 क्लासेस हैं, तो अगर हमारा प्रोग्रामर किसी पैकेज को लिंक करता है तो वो कभी भी उसकी 100 क्लासेस को एक साथ एक प्रोग्राम में यूज नहीं करेगा। इससे तो अभी भी हमारे प्रोग्राम की परफॉर्मेंस डिग्रेड होगी। तो जावा ने हमें एक और सिंटैक्स दे दिया। जावा ने कहा कि पर्टिकुलर पैकेज की जो तू पर्टिकुलर क्लास यूज करना चाहता है केवल उसी से लिंकिंग कर। अगर उसमें 100 क्लासेस हैं एक पैकेज में और आपको उसकी कोई सी 10 यूज करनी है तो आप जावा में कोई सी 10 से लिंकिंग कर सकते हो। तो जावा में दोनों ऑप्शन है हमारे पास, चाहो तो सारी क्लासेस से लिंक कर लो और चाहो तो केवल उन्हीं क्लासेस से लिंक करो जिन्हें आप अपने प्रोग्राम में यूज करना चाहते हो। इसलिए हम सारा वाला ऑप्शन कभी जावा में यूज नहीं करते, भले ही है। हम केवल जो जो क्लास अपने प्रोग्राम में यूज करते हैं उसी से प्रोग्राम को लिंक करते हैं, इससे परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। और देखो जावा का ये ऑप्शन देना इस बात का सबूत भी है कि सच में लिंकिंग होती है, सच में लिंकिंग होती है। ठीक, तो जावा तो एक कदम आगे रह गया, लेकिन सी में ये फीचर आपको नहीं मिलेगा। सी में आपने इंक्लूड करी हैश इंक्लूड stdio.h, जो सबसे ज्यादा आप करते हैं सी का पहला प्रोग्राम बनाते वक्त, ठीक है। और जनरली आप इसके मात्र 2 ही फंक्शन अपने प्रोग्राम में यूज करते, मात्र 2 फंक्शन, एक printf और एक scanf, am I right? लेकिन इसमें और भी तो फंक्शन है, वो आपने यूज नहीं किए, बट अननेसेसरी आपकी लिंकिंग तो सारे फंक्शन से हो गई। या आपने math.h यूज करी, उसमें साइन नाम का फंक्शन है और वही यूज कर रहे हैं, बट बाकी तो उसमें 15-20 फंक्शन है, लिंकिंग तो सबसे हो रही है, जबकि आप उनमें से भी कोई एक यूज कर रहे हैं। बट सी में हमारे पास ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है कि आप हेडर फाइल के जिस फंक्शन को यूज करें केवल उससे लिंकिंग कर पाए। एक बार आपने जो भी हेडर फाइल इंक्लूड कर ली फिर तो उसके सारे फंक्शन से लिंकिंग होगी, चाहे आप उसके सारे यूज करें चाहे आप उसका कोई एक यूज करें। जबकि जावा में एडवांटेज मिल जाती है। जावा में आप पर्टिकुलर
पैकेज की पर्टिकुलर क्लास से डायरेक्ट लिंकिंग करा सकते हैं, सबसे लिंकिंग कराने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये आता है सबसे बड़ा फायदा, जिसकी वजह से, क्योंकि जब तक आप एपीआई को लिंक नहीं करोगे किसी भी टेक्नोलॉजी की, तब तक आप उसे अपने प्रोग्राम में यूज नहीं कर सकते। तो सबसे लिंकिंग ना करनी पड़े, केवल और केवल उन्हीं से लिंकिंग करनी पड़े जिन्हें हम यूज करना चाहते हैं। इससे परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, इसलिए ये कॉन्सेप्ट आता है। अब 5000 क्लासेस हो, सारी की सारी अगर एक पैकेज में पड़ी होती है तो सबसे लिंकिंग हो जाती है। ऐसा कभी होगा कि हम जावा में कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बनाएंगे जिसमें 5000 क्लासेस एक साथ ही यूज हो जाएंगी? कभी नहीं होगी। तो सबके साथ लिंकिंग क्यों करें भाई? केवल और केवल उन्हीं क्लासेस से लिंकिंग करें जिन्हें हम अपने सॉफ्टवेयर में, अपने प्रोग्राम में यूज करना चाहते हैं। दैट्स इट। अब आई हमारी बात समझ में सबको अच्छे से? ऐसे होती है। तो ये दो फायदे होते हैं, मेन था लिंकिंग का। ठीक, तो अब हम आपको पहले तो जावा के बने बनाए पैकेजेस को लिंक करना सिखाएंगे, उनकी क्लासेस को अपने प्रोग्राम में लिंक करना यूज करना सिखाएंगे, फिर अपने पैकेज बना के उनको भी, उनकी क्लासेस को भी अपने प्रोग्राम से लिंक करेंगे, सो दैट उन्हें हम अपने प्रोग्राम में यूज कर सके। सो आई होप अब आपको ये कहानी अच्छे से समझ में आ गई हो। अब देखो, मैं आपको फिर से दिखा भी देता हूं। जावा के अगर मैं सारे पैकेजेस की बात करूं तो शायद हमें मिल जाएंगे। ये देखो, एक RT.jar में आपको दिखाता हूं। देखो, उसके अंदर से ये सारे पैकेज हैं, और जावा की 90% क्लासेस इन दो पैकेज में पड़ती हैं, जावा और जावाक्स पैकेज में पड़ी है 90%, बाकी बची हुई इन सब पैकेजेस में होती है। और इन दो पैकेज की क्लासेस हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं। और फिर इनके अंदर बहुत सारे चाइल्ड पैकेजेस है। देखो, फर्दर कैटेगरी होगी, फोल्डर के अंदर फोल्डर वाली कैटेगरी। और देखो, ये पैकेज ही हैं जिन्हें ऑपरेटिंग सिस्टम एज ए फोल्डर की तरह शो कर रहा है, बाकी हमारे कंपाइलर और जेवीएम के लिए एज ए पैकेज की तरह ट्रीट होते हैं। ठीक, और ये रही इनके अंदर की क्लासेस सारी। ठीक, अब आप इनके अंदर में से, इनमें से किसी भी क्लास को अगर अपने प्रोग्राम में यूज करोगे तो आपको पहले ये पैकेज अपने प्रोग्राम में लिंक करना पड़ता है। ठीक, तभी आप इसकी क्लासेस को अपने प्रोग्राम में यूज कर पाओगे। अगर लिंक नहीं करोगे तो आप यूज नहीं कर पाओगे। ठीक है जनाब, आती है हमारी बात समझ में सबको अच्छे से? अब जावा ने पैकेजेस को लिंक करने के लिए हमें शानदार कमांड दी है, जिसे हम कहते हैं इंपोर्ट। और आप तो जानते हैं, इंपोर्ट तो इंग्लिश का वर्ड है। इंपोर्ट का मतलब होता है बाहर सामान भेजना, एक्सपोर्ट का मतलब होता है बाहर से सामान मंगाना। ऐसा होता है कि नहीं होता कि इंपोर्ट का मतलब बाहर सामान भेजना और एक्सपोर्ट का मतलब है बाहर से सामान मंगाना? क्यों साहब, ऐसे ही होता है? और उल्टा होता है। ऐसा नहीं होता या ऐसा ही होता है? उल्टा बोल दिया सर मतलब आपने। सर उल्टा बोलता है। उल्टा बोल दिया। चलो साहब, आपकी बात मान लेते हैं, आपकी नॉलेज टेस्ट कर रहे थे। तो इंपोर्ट का मतलब क्या है? बाहर से कुछ सामान मंगाना। इसलिए जावा ने कहा कि अगर आप अपने प्रोग्राम में ऐसी कोई क्लास यूज कर रहे हैं जो आपके प्रोग्राम के पैरेलल में नहीं है, कहीं और पड़ी है, तभी तो आप लिंक कर रहे हो, क्योंकि जो पैरेलल में पड़ी है वो तो आपको मिल ही जाएगी। जो पैरेलल में पड़ी है वो तो आपको मिल ही जाएगी। आ गई हमारी कहानी समझ में सबको अच्छे से? इसीलिए आपको जावा ने इंपोर्ट स्टेटमेंट दिया है। आप उसको इंपोर्ट कर लीजिए और इंपोर्ट करके अपने प्रोग्राम से लिंक कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि आप लिंक करेंगे, इंपोर्ट है मतलब वो आपके पैरेलल में नहीं है, कहीं और पड़ी है, यानी कि बाहर से लाके आप अपने प्रोग्राम में किसी क्लास को यूज कर रहे हो, तो बाहर से लाने को क्या कहते हैं? इंपोर्ट ही तो कहते हैं बेटा। इसलिए उसने इंपोर्ट किया। तो हमारी जावा में इंपोर्ट नाम का एक कीवर्ड दिया गया है किसी भी पैकेज को आपके प्रोग्राम से लिंक करने के लिए, सो दैट आप उस पैकेज की क्लासेस को अपने प्रोग्राम में यूज कर सकें। ठीक है, तो इन जावा इंपोर्ट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू लिंक एनी पैकेज टू योर प्रोग्राम। लिखो इसे। सर रिपीट कर दीजिए। देखो, इन जावा import statement is used
In Java, import statement is used to link any package in Java. Import statement is used to link any package to Java program. Any package? Any package to Java program. ठीक है, दूसरा रूल आता है, दूसरा रूल लिखो कि वन इंपोर्ट स्टेटमेंट इज रेस्पॉन्सिबल to link one package at a time. सर रिस्पॉन्सिबल के बाद One import statement is responsible to link one package at a time. ठीक है, आप एक इंपोर्ट स्टेटमेंट के थ्रू एक पैकेज को एट ए टाइम जावा के प्रोग्राम से लिंक कर सकते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि यू आर यूजिंग अ सिंगल इंपोर्ट स्टेटमेंट टू लिंक मोर देन वन पैकेज। ठीक, और नेक्स्ट रूल आता है ऑल द इंपोर्ट स्टेटमेंट मस्ट बी रिटर्न above the class keyword. रिटर्न के बाद सर All the import statement must be written above the class keyword. सारे के सारे इंपोर्ट स्टेटमेंट आपको कहां लिखने पड़ते हैं? क्लास कीवर्ड के ऊपर लिखने। ठीक, अब इससे पहले कि मैं आपको इंपोर्ट लिख के दिखाऊं, एक और रूल पढ़ाता हूं बढ़िया सा जावा का। लिखिए, लिखो, नो क्लास कैन एग्जिस्ट इन जावा विदाउट एनी पैकेज। नो क्लास कैन एग्जिस्ट no class can exist without any package in Java. No class can exist without any package in Java.
जावा में कभी भी कोई भी क्लास बिना पैकेज के एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक, देखो अब मैंने आपको पूरा ऊप्स पढ़ा दिया। मुझे तो लगता नहीं, खैर शायद किसी ने एक भी प्रोग्राम चला के देखा हो, आजकल के बच्चों के पास इतना टाइम नहीं। फिर भी अगर आप लोगों ने, किसी ने भी इक्का दुक्का ही होगा कोई जिसने मेरे सारे प्रोग्राम प्रैक्टिस किए होंगे, सो वो लोग क्या कर रहे होंगे, अपनी जावा की सारी डॉट जावा फाइल्स को या क्लासेस को एक दूसरे के पैरेलल में रखते होंगे और एक दूसरे के अंदर यूज भी कर लेते हैं, चाहे वो इनाइट करके करें चाहे वो ऑब्जेक्ट बना के करें। मैंने सिखाया भी था। लेकिन अगर आप एक क्लास को एक फोल्डर में रखते जावा की और जावा की दूसरी क्लास को दूसरे फोल्डर में, और तब इन्हें एक दूसरे के अंदर एक्सटेंड कराते या इनका ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करते, तो वो कभी नहीं होता। अभी तक आप सारी क्लासेस एक दूसरे के पैरेलल में रख रहे थे तो बड़ी आसानी से वो एक दूसरे के अंदर यूज हो पा रही थी। लेकिन अगर आप दो क्लास दो डिफरेंट फोल्डर में रख के जावा में कंपाइल करके यूज करते तो ऐसा कभी कर ही नहीं पाते। तो ना कभी किसी ने ऐसा सोचा होगा, कभी किसी ने R&D की होगी, और वो मेरा ही प्रोग्राम बना हुआ चला ले वही काफी है, तो उस पर रिसर्च करना तो खैर बहुत दूर की बात है। चलो खैर, तो ऐसा नहीं होता। अब ऐसा नहीं होता, क्यों नहीं होता, मैं इस बारे में अब हम बातें करें। ऐसा क्यों नहीं होता, अब हम इस बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। सुनो, अगर आपने अपनी डॉट जावा फाइल में कोई पैकेज मेकिंग कमांड दी है, जो अभी तक नहीं दी क्योंकि मैंने अभी देना सिखाया ही नहीं, सो अगर आपने अपनी डॉट जावा फाइल के अंदर कोई भी पैकेज मेकिंग कमांड दी है, तो होगा क्या, आपका कंपाइलर कंपाइल करते वक्त उसी नाम का एक पैकेज बना के उसके अंदर डॉट क्लास फाइल डाल देता है। लेकिन किंतु परंतु बट अगर आपने अपनी डॉट जावा फाइल में कोई भी पैकेज मेकिंग कमांड नहीं दी है, तो आपके कंपाइलर साहब क्या करते हैं, अगर आपने डॉट जावा फाइल में कोई भी पैकेज मेकिंग कमांड नहीं दी है, तो कंपाइलर साहब क्या करेंगे, जैसे आप उस डॉट जावा को कंपाइल करोगे उसी सेम फोल्डर में एक डिफॉल्ट पैकेज बना देते हैं और उसके अंदर डॉट क्लास फाइल डाल देते हैं। एंड दिस डिफॉल्ट पैकेज डज नॉट हैव एनी नेम, इसका कोई नाम नहीं होता। तो हुआ क्या, ध्यान से सुनना, आपने एक डॉट जावा फाइल बनाई, उसे एक फोल्डर में रखा, आपने कंपाइल करा तो उसमें पैकेज मेकिंग कमांड तो थी नहीं, तो उसने डिफॉल्ट पैकेज बनाया और डॉट क्लास फाइल उसके अंदर डाल दी। अब सेम फोल्डर में आप जैसे ही दूसरी डॉट जावा कंपाइल करेंगे तो उसमें भी पैकेज मेकिंग कमांड नहीं होगी, तो वो उसके लिए भी डिफॉल्ट पैकेज बनाने की कोशिश करेगा। बट कंपाइलर कहता है कि अगर पैकेज मुझे पहले से बना हुआ मिल गया जावा में, तो वो डॉट क्लास फाइल उसके अंदर डाल देता है। लेकिन अगर पैकेज नहीं मिलता वो तभी बनाता है। जावा में कभी भी पैकेजेस ओवरराइट नहीं होते। सो पहले वाले की डॉट जावा कंपाइल करने से डिफॉल्ट पैकेज बन चुका था, जैसे आपने दूसरी डॉट जावा को कंपाइल किया उससे डिफॉल्ट पैकेज पहले से मिल गया, उसने दूसरी डॉट क्लास फाइल भी उसी के अंदर डाल दी, तीसरी भी चौथी भी, तो आपकी सारी की सारी क्लासेस एक डिफॉल्ट पैकेज के अंदर आ गई और एक पैकेज के अंदर की क्लासेस को एक दूसरे के अंदर डायरेक्ट यूज किया जा सकता है, जो आज तक आप करके आ रहे थे। लेकिन अगर आप एक डॉट जावा फाइल एक फोल्डर में रखते और दूसरी डॉट जावा फाइल दूसरे फोल्डर में रखते, तो जब पहली वाली को कंपाइल करते तो वहां एक डिफॉल्ट पैकेज बन जाता, डॉट क्लास फाइल उसमें आती। जब आप दूसरे फोल्डर में जाके दूसरी डॉट जावा को कंपाइल करते तो वहां पर भी एक दूसरा डिफॉल्ट पैकेज बन जाता है, उसकी डॉट क्लास फाइल बन जाती है। अब आप एक पैकेज की क्लास को दूसरे में यूज करोगे तो लिंक करना पड़ेगा। लिंक के लिए हमें इंपोर्ट स्टेटमेंट दे रखा है, उसमें कोई डाउट ही नहीं, लेकिन इंपोर्ट स्टेटमेंट के सामने पैकेज का नाम देना पड़ता है। हाँ, इसका तो कोई नाम ही नहीं है, इसका तो कोई नाम ही नहीं है, तो आप इसे कभी लिंक नहीं कर पाते हैं और इसी वजह से आप उस क्लास को वहां यूज नहीं कर पाते। यही एक रीजन है कि डिफॉल्ट पैकेज की क्लासेस कभी भी उस पैकेज के बाहर यूज नहीं हो सकती, और ये हमें दिखता भी नहीं क्योंकि इसका कोई नाम नहीं होता है। ऐसे होती है जावा के अंदर कहानी। लिखो इस रूल को, लिखो, इफ यू हैव नॉट गिवन if
you have not given if you have not given any package making command if you have not given if you have not given any package making command in a .java file in a .java file then compiler will create one default package then compiler will create one default package in a same folder then compiler will create one default package in a same folder and put the .class file into this default package. सर जावा फाइल के बाद यार क्या भैया मुझे याद नहीं क्या जावा फाइल ऐसे कोई रटा हुआ थोड़ी ना है मुझे क्या जावा फाइल ऐसे यार ऐसा है ना मैंने सर सिर्फ ये बोला है if you have not given any package making command in a .java file then compiler will create one default package in a same folder ठीक है and put the .class file into that package जी सर and put the .class file into that package. ठीक अगला रूल लिखो अगला रूल ये कहता है डिफॉल्ट पैकेज डज नॉट हैव एनी नेम डिफॉल्ट पैकेज डज नॉट हैव एनी नेम इसका कोई नाम नहीं
नेक्स्ट रूल लिखो, the classes of default package the classes of default package cannot be used, the classes of default package cannot be used outside that package. The classes of default package cannot be used outside that package. डिफॉल्ट पैकेज की क्लास कभी भी उसके बाहर पैकेज के यूज नहीं होती। ठीक, चलो अब मैं जावा की इनबिल्ट क्लासेस को आपको अपने प्रोग्राम से लिंक करना सिखाता हूं यूजिंग अ इंपोर्ट स्टेटमेंट। इंपोर्ट हमने कहा जावा डॉट AWT डॉट स्टार। अगर आपने किसी पैकेज को इंपोर्ट करते वक्त स्टार साइन लगा दिया, इसका मतलब है आप चाहते हैं कि कंपाइलर इस पैकेज की सारी क्लासेस से आपके प्रोग्राम की लिंकिंग करे। और इस AWT पैकेज के अंदर मोर देन 150 क्लासेस है। तो होगा क्या, जैसी ये लाइन चलेगी इंपोर्ट वाली, कंपाइलर आपके प्रोग्राम को जावा की इनबिल्ट मोर देन 150 क्लासेस से लिंक कर देगा। आपको लगता है मैं इसकी सारी क्लासेस को नीचे यूज करने वाला हूं? बिल्कुल भी नहीं करूंगा, मैं तो एक या दो क्लास यूज करूंगा। तो फिर तो यार खामखा की सबसे लिंकिंग क्यों करा दी है? तो जावा में अक्सर हम स्टार ऑप्शन को अवॉइड करके चलते हैं, बट ये है तो आपको पता होना तो चाहिए। गॉट इट? ठीक, तो अगर आप स्टार लगा देंगे तो इस पैकेज की सारी क्लासेस से कंपाइलर आपके प्रोग्राम की लिंकिंग कर देगा, चाहे आप उन्हें यूज करो या ना करो। ठीक है, फिलहाल चलो हम स्टार का भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। फिर हमने लिखा इंपोर्ट जावा डॉट util डॉट स्टार। ऐसे अब हमने दूसरे पैकेज को इंपोर्ट कर लिया और इस पैकेज की भी सारी क्लासेस को हम अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते। ठीक, अब आप अपनी क्लास बना लीजिए। अब आपसे तो पता नहीं बता पाओगे, मैं ही बता देता हूँ। मैंने बड़े अच्छे से सिखाया था कि जावा में एक क्लास को दूसरी क्लास में यूज करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। जावा में एक क्लास को दूसरी क्लास में यूज करने के हमारे पास दो तरीके हैं, एक वाया इनहेरिटेंस और एक वाया एसोसिएशन। अब आपकी मर्जी है, आप इन दोनों पैकेज की क्लासेस को अपने प्रोग्राम में वाया इनहेरिटेंस यूज करना चाहेंगे या वाया एसोसिएशन यूज करना चाहेंगे। ठीक, अब आप जानते हैं अगर वाया इनहेरिटेंस करेंगे तो किसी एक क्लास को यूज कर पाएंगे, क्योंकि जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस को तो सपोर्ट करता ही नहीं है। इसलिए अधिकतर हम एसोसिएशन करते हैं। मैंने आपसे कहा था जब तक मेथड ओवरराइडिंग ना करनी हो तब तक आप इनहेरिटेंस को प्रेफर ना करें। अब हमने अपनी क्लास बना दी, क्लास एम, और इसके अंदर मेन फंक्शन बना दिया।
इसके अंदर मैं इन दोनों में से पैकेज की किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकता हूं, उसके ऊपर फंक्शन चला सकता हूं। जैसे मैं फिलहाल अभी सिर्फ ऑब्जेक्ट ही बना के आपको दिखा लेता हूं, मतलब वो क्लास मैंने यूज कर ली। जैसे AWT पैकेज में है फ्रेम नाम की क्लास, फ्रेम F इक्वल टू बन गया। ऐसे यूटिल पैकेज में एक डेट नाम की क्लास, डेट, जो हम आगे पढ़ेंगे भी, डेट। अब मैं इनके मेथड वगैरह भी चला सकता हूं, जो फिलहाल मैं अभी नहीं चला रहा हूं, सिर्फ आपको क्लासेस का ऑब्जेक्ट बना के दिखा रहा हूं कि हाँ हमने क्लास यूज कर ली। आगे हमारी क्लास में सबको अच्छे से हमने क्लास को यूज कर, ठीक। लेकिन आप जानते हैं लिंकिंग मैंने अननेसेसरी सारी क्लासेस से कर दी है, जबकि मैं इन दोनों पैकेज की केवल एक एक क्लास को अपने प्रोग्राम में यूज कर रहा हूं। और मैं चाहता हूं केवल लिंकिंग मेरे प्रोग्राम की फ्रेम और डेट क्लास से ही हो, बाकी किसी से ना हो, ठीक। तो अब हम वो ऑप्शन बताएंगे जो सबसे ज्यादा हम जावा में यूज करते हैं पैकेजेस को अपने प्रोग्राम से लिंक करने के लिए। तो आप एक काम करो, जब भी किसी पैकेज की क्लास को लिंक करो तो डायरेक्ट इंपोर्ट स्टेटमेंट में केवल उसी क्लास का नाम दो। हमने लग दिया java.entity.frame, तो अब कंपाइलर केवल फ्रेम क्लास से ही लिंकिंग करेगा AWT पैकेज की, किसी और क्लास से लिंकिंग करेगा नहीं। ये तो बहुत ही बढ़िया ऑप्शन हो गया। कहा मैं 150 क्लास लिंक कर रहा था और कहा मैं अब केवल एक ही क्लास लिंक कर रहा हूं जो मुझे यूज करनी है, दैट्स इट। ऐसे ही आप यहाँ पे डेट लिख दीजिए, ठीक है। अब केवल लिंकिंग इन्हीं दो क्लासेस से होगी और किसी क्लास से आपके प्रोग्राम की लिंकिंग नहीं होगी। अब अगर मैं लेट अस सपोज AWT पैकेज की एक और क्लास का ऑब्जेक्ट यहां बनाता हूं और वो है बटन, बटन बी इज इक्वल टू न्यू बटन, ऐसे बना देता हूं, तो ये कंपाइलेशन एरर है, ये कंपाइलेशन एरर है। वो कहेगा कैन नॉट रिजॉल्व सिंबल, क्योंकि इस वाली क्लास से तो लिंकिंग हुई नहीं बेटा। तो ये इस बात का सबूत है, जबकि ये दोनों की दोनों क्लासेस फ्रेम और बटन एक दूसरे के पैरेलल में पड़ी हुई है, जबकि बटन यूज नहीं हो पा रही है, फ्रेम यूज हो रही है। तो ऊपर वाला सिंटेक्स ये साबित कर रहा है कि लिंकिंग केवल और केवल फ्रेम से हुई है। अब अगर आप बटन को भी यूज करना चाहते हैं तो ठीक है, बटन को भी लिंक कर लीजिए। अब बटन भी यूज हो जाएगी आपकी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है जनाब, आती है हमारी बात समझ में सबको अच्छे से। और इस तरीके से आप या तो सारी क्लासेस से लिंक करा सकते हैं या फिर एक पर्टिकुलर पैकेज की पर्टिकुलर क्लास से भी आप अपने प्रोग्राम को लिंक कर सकते हैं। अब हमारे पास एक और तीसरा तरीका है किसी भी पैकेज की क्लास को अपने प्रोग्राम में यूज करने का विदाउट यूजिंग द इंपोर्ट स्टेटमेंट। मैं ऊपर कोई पैकेज इंपोर्ट नहीं करूंगा, उसके बावजूद भी उसकी क्लास को अपने प्रोग्राम में यूज करूंगा। ये कोई अच्छा तरीका नहीं है, बट पर होता है तो आपको पता होना चाहिए। बट सबसे बेस्ट तरीका है डायरेक्ट केवल उसी क्लास को इंपोर्ट कर लो जिसे आप अपने प्रोग्राम में यूज करना चाहते हो। दैट इज द बेस्ट वन, यानी कि जो सेकंड तरीका हमने बताया। अब जा रहे हैं हम तीसरे तरीके। मैं अब कोई भी इंपोर्ट स्टेटमेंट यूज नहीं करूंगा, ठीक है ना। अब आप जब भी किसी क्लास को यूज करेंगे तो आप उसको यूज करते वक्त क्लास को उसको पूरे पैकेज के साथ उसके नाम को क्वालिफाई करना होगा, तभी आप यूज कर पाएंगे, नहीं तो आप उसे यूज नहीं कर पाएंगे।
ठीक है, जरा देखो, java.awt.frame ऐसे भी आप यूज कर सकते हैं, बट यहां पर भी आपको देना पड़ेगा। अभी भी ये चल जाएगा। सेम केस आपको डेट में भी करना पड़ेगा, सेम आपको बटन में भी, बट इट्स अ वेरी लॉन्ग वे। अब सोचो अगर आपको बटन क्लास के यहाँ 10 ऑब्जेक्ट बनाने पड़ गए या फ्रेम क्लास के 10 ऑब्जेक्ट बनाने पड़ गए, तो बार बार कौन लिखेगा यार java.awt.frame। तो उससे बेटर है इस क्लास को एक बार ऊपर इंपोर्ट कर लो और नीचे बार बार इसे रीयूज करते। तो 3 तरीके हैं किसी भी पैकेज को आपके प्रोग्राम से लिंक करने के, उसकी क्लास को अपने प्रोग्राम में यूज कर। और याद रखना, अगर आपने किसी भी क्लास को अपने प्रोग्राम में यूज किया, उसके कॉरस्पॉन्डिंग पैकेज को लिंक नहीं किया, इंपोर्ट नहीं किया, तो इट्स अ कंपाइलेशन एरर, वो होती है कैन नॉट रिजॉल्व सिंबल, ऐसे करके आपको वो एरर देगी। तो आपके प्रोग्राम में कभी भी कंपाइलेशन एरर आए कैन नॉट रिजॉल्व सिंबल, तो आप समझ जाना कहीं ना कहीं हमने क्लासेस की लिंकिंग में कुछ गड़बड़ कर दी है, इंपोर्ट करने में कुछ गड़बड़ कर दी। ठीक है जनाब, आती है हमारी बात समझ में सबको अच्छे से। लेकिन किंतु परंतु बट, जब से मैंने आपको जावा का पहला प्रोग्राम चलाना सिखाया है, जब से मैंने आपको जावा का पहला प्रोग्राम चलाना सिखाया, तब से हम जावा की 2 इनबिल्ट क्लासेस को अपने हर प्रोग्राम में यूज करते आए हैं, लेकिन हमने आज तक उनके कॉरस्पॉन्डिंग पैकेज को इंपोर्ट नहीं किया और कोई एरर भी नहीं है। और वो 2 क्लासेस हैं, एक स्ट्रिंग क्लास और एक सिस्टम क्लास, और ये ऑलमोस्ट हम जावा के हर प्रोग्राम में यूज कर रहे हैं, क्योंकि जो स्ट्रिंग क्लास है वो मेन मेथड में जाती है और सिस्टम डॉट आउट ऑफ इंटरनल में सिस्टम तो आप यूज करते हैं। और ये दोनों क्लासेस पड़ी हैं लैंग पैकेज, मैंने शुरू में खोल के भी दिखाई थी, लेकिन हमने आज तक लैंग पैकेज को कभी इंपोर्ट नहीं किया और कोई एरर भी नहीं आया। ऐसा कैसे? ठीक है, तो इसका भी एक रूल लिख लीजिए कि लैंग पैकेज इज lang package is import to each Java file by the compiler. Lang package is import to each Java file by the compiler. ये जो कंपाइलर है हर जावा फाइल में लैंग पैकेज को ऑटोमेटिकली इंपोर्ट कर देता है। इसीलिए आपको इसकी क्लासेस को यूज करने के लिए आपको इस पैकेज को इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं। अब क्वेश्चन आता है व्हाई लैंग पैकेज ओनली, व्हाई नॉट अनदर पैकेज? लैंग पैकेज के साथ ऐसी क्या खास बात है? तो इस पर हमें आंसर मिलता है कि एक्चुअली लैंग पैकेज के अंदर ना कोई पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड क्लासेस नहीं होती। लैंग पैकेज के अंदर अक्सर जर्नल पर्पस वाली क्लासेस होती हैं, ऐसी क्लासेस जो ऑलमोस्ट जावा के हर प्रोग्राम में यूज ही होती है। अगर पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड क्लासेस होती तो जब भी आप वो टॉपिक का प्रोग्राम बनाते तो आप उस क्लासेस को यूज करते। इसमें तो जनरल पर्पस क्लासेस है, जो क्लासेस ऑलमोस्ट जावा के हर प्रोग्राम में रिक्वायर्ड होती ही होती। उनमें से कोई ना कोई क्लास जावा के हर प्रोग्राम में रिक्वायर्ड होती ही होती है। तो उन्होंने सोचा कि यार इस पैकेज की क्लास जावा के ऑलमोस्ट हर प्रोग्राम में यूज होती है कोई ना कोई क्लास, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोग्रामर को जावा के इस पैकेज को हर प्रोग्राम में इंपोर्ट करना पड़ेगा, कि इसकी कोई ना कोई क्लास तो हमेशा हमारे प्रोग्राम में आती है। तो क्यों ना हम इसे इम्प्लिसिटली इंपोर्ट करके दे दें, इससे प्रोग्रामर का फायदा हो जाएगा, उसे अपने प्रोग्राम में इस पर्टिकुलर पैकेज को बार बार इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
उसे बार बार इंपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आती है हमारी बात समझ में। इसी वजह से प्रोग्रामर की ईज के लिए, उसकी आसानी के लिए उन्होंने इस पैकेज को पहले से ही हमें इंपोर्ट करके दे दिया। ठीक है जनाब, आती है हमारी बात समझ में। काश ऐसा ही कुछ सी लैंग्वेज ने भी किया होगा, है कि नहीं। आप सी में किसी भी प्रोग्राम की कल्पना भी नहीं कर सकते बिना printf एंड स्कैनफ फंक्शन। ठीक, कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं होता सी में जो कि बिना printf एंड स्कैनफ के पूरा होता। इसलिए आपको बार बार सी के प्रोग्राम में जब भी लिखते हैं आपको stdio.h को इंक्लूड करना ही पड़ता है, क्योंकि इसी के अंदर ये दोनों फंक्शन डिफाइन भी होते हैं। काश डेनिस रिची भी ऐसा कर देता कि इस stdio.h को हमें इम्प्लिसिटली इंक्लूड करके दे देता, तो हमें हर प्रोग्राम में इसको बार बार इंक्लूड करने की जरूरत नहीं पड़ती। बट डेनिस रिची इतना समझदार नहीं था जितने जावा बनाने वाले। नहीं, ऐसा नहीं है। ये कॉन्सेप्ट भी जावा ने सी से ही लिया है। ये जो आपकी stdio.h हेडर फाइल होती है, ये इम्प्लिसिट इंक्लूड होती है। आपको इसके फंक्शंस को यूज करने के लिए इसे इंक्लूड करने की कोई जरूरत नहीं है। बट ना तो किसी टीचर को मालूम होता है, ना किसी बच्चे को पढ़ाते हैं। इसलिए बेचारा बच्चा जब भी सी का प्रोग्राम लिखता है पहले stdio लिखता है, जबकि ये फाइल भी आपकी ऑटोमेटिकली, ये जो आपकी हेडर फाइल है, ये अपने आप इंक्लूड हो जाती है और आपको printf स्कैनफ यूज करने के लिए इस फाइल को इंक्लूड करने की कोई जरूरत नहीं होती है। बिल्कुल ये वही फायदा जावा ने भी उठाया है अपने किससे, लैंग पैकेज को लेकर। सेम कहानी सी में भी होती है अच्छे से। वो ठीक है, आपको सी में ये चीज कभी पढ़ाते ही नहीं है। उनको खुद को ही नहीं मालूम होता है कि बाय डिफॉल्ट stdio.h इम्प्लिसिट इंक्लूड होती है। चलो खैर, फिलहाल अब आपको ये सारी कहानी अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम आपको अपने पैकेजेस बनाना सिखाते हैं। बने बनाए पैकेज की सारी कहानी अब आपको क्लियर हो गई है और फिर उन्हें अपने प्रोग्राम में लिंक करना सिखा। इसके लिए मैं एक सिनेरियो को डिजाइन करूंगा। मैं एक काम करूंगा, मैं सी ड्राइव पे जाके एक f1 नाम का फोल्डर बनाऊंगा और उसके अंदर एक टेम्पन नाम की क्लास। और जब मैं इस टेम्प1 को कंपाइल करूंगा तो मैं चाहूंगा f1 के अंदर एक p1 नाम का पैकेज बने और ये टेम्पन क्लास उस पैकेज के अंदर आ जाए। ठीक है, आई रिपीट, मैं सी ड्राइव पे जाके एक f1 नाम का फोल्डर बनाऊंगा, उसके अंदर एक टेम्पन.java फाइल बनाऊंगा। ठीक है, और टेम्पन.java को कंपाइल करने पर एक p1 पैकेज बनना चाहिए इसी f1 फोल्डर के अंदर, और जिसके अंदर टेम्पन.class चली जानी चाहिए। फिर मैं किसी अदर फोल्डर पे चला जाऊंगा, लेट्स से ई ड्राइव पर। वहां जाके एक f2 नाम का फोल्डर बनाऊंगा, उसके अंदर एक temp2.java बनाऊंगा और उसे कंपाइल करने पर f2 के अंदर p2 पैकेज बना के temp2.class फाइल उसके अंदर डाल दूंगा। तो दो डिफरेंट ड्राइव हो जाएंगी, दो डिफरेंट फोल्डर हो जाएंगे, दो डिफरेंट पैकेज हो जाएंगे और उनकी क्लासेस को फिर एक दूसरे के अंदर यूज करके दिखा दूंगा। तो इससे हमें पैकेज बनाने भी आ जाएंगे और साथ साथ हमें उससे लिंक करना भी आसानी से आ जाएगा। ठीक, तो पहले अभी समझा देता हूं और फिर मैं आपको इसका प्रैक्टिकल भी करके अच्छे से दिखा दूंगा। गॉट इट? तो चलिए दोनों तरफ के सिनेरियो तैयार करते हैं। सी ड्राइव पे लेटर सपोज हमने बनाया f1 नाम का फोल्डर और इसके अंदर अब हम बना रहे हैं अपनी temp1.java।
ठीक है, अब मैं चाहूंगा जब मैं इस डॉट जावा फाइल को कंपाइल करूं तो एक P1 नाम का पैकेज बनना चाहिए और उसके अंदर एक टेम्पर नाम की क्लास चली जानी चाहिए। तो आपको नहीं लगता कि मुझे अब इस टेम्पन क्लास के अंदर पैकेज मेकिंग कमांड देनी पड़ेगी, तभी तो ये पैकेज बनाएगा, नहीं तो ये फिर से डिफॉल्ट पैकेज बना देगा भाई। ठीक है, तो बिल्कुल देनी पड़ेगी। और ये जो पैकेज मेकिंग कमांड है ये हमेशा किसी भी डॉट जावा फाइल में पहली लाइन होनी चाहिए, पहली लाइन। ठीक, तो किसी भी डॉट जावा फाइल में जावा के स्टेटमेंट को लिखने की जो हायरार्की होती है वो ये होती है, सबसे पहले पैकेज मेकिंग कमांड, देन ऑल द इंपोर्ट स्टेटमेंट एंड देन क्लास। ठीक, ऊपर के दोनों पैकेज मेकिंग कमांड एंड इंपोर्ट स्टेटमेंट ऑप्शनल होते हैं, जरूरत पड़े तो यूज कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। बट आप पता है क्लास बनाना तो मैंडेटरी है, जावा में बिना क्लास के कुछ भी नहीं होता। तो इसलिए मुझे यहाँ पर सबसे पहले पहली लाइन में क्या देना होगा, पैकेज मेकिंग कमांड देनी होगी। तो इसका भी रूल लिख लीजिए कि पैकेज मेकिंग कमांड मस्ट बी द फर्स्ट लाइन package making command must be the first line in any Java file. ठीक, तो चलो दे देते हैं पैकेज मेकिंग कमांड। वो है पैकेज, और पैकेज का नाम जिस भी नाम से आप पैकेज बनाना चाहते हैं। अब आप इसके नीचे लिख सकते हैं अपने इंपोर्ट स्टेटमेंट। फिलहाल अभी मैं कोई ऐसी क्लास यूज ही नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ स्ट्रिंग और सिस्टम यूज कर रहा हूं, और ये लैंग पैकेज में है, लैंग पैकेज बाय डिफॉल्ट इंपोर्ट हो ही जाएगा, तो मुझे कोई भी लिखने की जरूरत नहीं है। इंपोर्ट स्टेटमेंट सिंपल क्लास बनाते हैं। एक शो फंक्शन बना देते हैं और इसमें मैसेज एसओपी पैकेज में। ठीक, अब इसके अंदर एक मेन फंक्शन बना देते हैं। temp1 इसे हम चला दें। ठीक, अब हम इस क्लास को कंपाइल करेंगे अच्छे से। सी ड्राइव का F1 फोल्डर के अंदर हमने नॉर्मली लिखा जैसे कंपाइल करते हैं, जवान temp1.java। ठीक, हमने सिंपल सी ये कमांड दी और ऐसा करने से हमारी फर्स्ट क्लास एक डॉट क्लास फाइल तैयार हो गई। फर्स्ट क्लास एक डॉट क्लास फाइल तैयार हो गई, बट कोई पैकेज नहीं बना। बट हमने सोचा डॉट क्लास फाइल है और उसमें मेन मेथड है। अब जावा टूल के सामने आप किसी भी डॉट क्लास फाइल का नाम दे दो, अगर उसमें मेन मेथड है तो वो उसे एग्जीक्यूट कर देगा, कोई फर्क नहीं पड़ता वो डॉट क्लास फाइल कैसे बनी।
जैसे अगर मैं आपको इंटरफेस का जेडीके 8 का एक और नया फीचर बताऊं, जो शायद मैं भूल गया था। मान लिया आपने एक इंटरफेस बना दिया, और उसमें आप मेन बना दो। अब इंटरफेस में स्टैटिक मेथड तो अलाउड है, मैंने लिख दिया पीएसवीएन, आप पूरा बना लेना। और इसमें लिख दिया मैंने एसओपी में हेलो, और ये मैंने इंटरफेस बंद कर दिया। अब अगर मैं इस इंटरफेस को, मान लिया ये मैंने सी ड्राइव पे बनाया है, इसे कंपाइल करूं, जवैक, फाइल का नाम मैंने दे दिया my.java, और इसे कंपाइल कर दिया। कंपाइल करने के बाद इसकी डॉट क्लास फाइल बन गई, और मैं सीधा इस डॉट इंटरफेस को अब एग्जीक्यूट कर सकता हूं, और इसका मेन चल जाएगा भाई। देख लो, तो मैंने कहा था ना कि जावा टूल के सामने अगर आप किसी भी डॉट क्लास फाइल का नाम दे देते हैं, जावा टूल के सामने अगर आप किसी भी डॉट क्लास फाइल का नाम दे देते हैं, तो अगर उसमें बस ये क्या काम करेगा, उसमें मेन फंक्शन ढूंढेगा, मिल गया तो चला देगा, नहीं तो एरर देगा। उसे इससे कोई मतलब नहीं है कि ये डॉट क्लास फाइल कैसे बनाई गई है। इसका मतलब जेडीके 8 से हम इंटरफेस को भी एग्जीक्यूटेबल बना सकते हैं बाय कीपिंग अ मेन मेथड। ठीक है, जबकि अभी तक तो जावा में सिर्फ क्लास ही एग्जीक्यूट होती थी ना, क्योंकि क्लास में मेन मेथड होता था। अब आप जेडीके 8 से इंटरफेस के अंदर भी मेन मेथड रख के उसे भी एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो लिख लो एक छोटा सा रूल कि फ्रॉम जेडीके 1.8 ऑनवर्ड्स from JDK 1.8 onwards, from JDK 1.8 onwards, you can also make an interface executable. You can also make an interface executable by keeping a main method in it. By keeping a main method in it. ठीक है, सो ऐसा ही कुछ मैंने अब यहाँ पे भी किया। मैं जरा इसे रिमूव कर देता हूँ। सो हमने इसको नॉर्मली कंपाइल किया जैसे करते हैं, और ये कंपाइल भी हो गई, बट पैकेज नहीं बना। बट क्योंकि हमने देखा डॉट क्लास फाइल बन चुकी है, उसमें मेन है, तो लेट्स ट्राई टू रन इट। और जैसे हमने उसे रन करने की भी कोशिश करी, वो एग्जीक्यूट नहीं हुई। वो कहेगी कैनॉट फाइंड और लोड क्लास टेम्पन, उसे वो क्लास ही नहीं मिलेगी। क्योंकि हुआ क्या होगा बेटा, एक्चुअली में आपने जैसे इसको कंपाइल किया तो टेम्पन डॉट क्लास तो बनी गई, और उसके अंदर पैकेज मेकिंग कमांड क्या बाइट कोड आया होगा। और जब जावा टूल से आपने इसको चलाया तो जेवीएम ने इसकी पहली लाइन में पैकेज मेकिंग कमांड का बाइट कोड पड़ा होगा, और उसने उस नाम का पैकेज ढूंढा होगा। पैकेज उस नाम का बना ही नहीं, तो उसने सोचा जब पैकेज नहीं है तो क्लास भी कैसे होगी, और एरर देगी। इसका मतलब ये हुआ, क्या हुआ इसका मतलब कि अगर आप अपनी डॉट जावा फाइल के अंदर कोई भी पैकेज मेकिंग कमांड देते हैं, अगर आप अपनी डॉट जावा फाइल के अंदर कोई भी पैकेज मेकिंग कमांड देंगे,
तो फिर आप उस डॉट जावा फाइल को नॉर्मल तरीके से कंपाइल नहीं कर सकते, क्योंकि नॉर्मली कंपाइल करने से उसका पैकेज क्रिएट नहीं होता। ठीक, अब आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपने डॉट जावा फाइल में एक पैकेज मेकिंग कमांड दे दी तो फिर आपको जवैक टूल का एक स्विच यूज करना पड़ता है, दैट इज -d। तो ये -d से जब आप कंपाइल करोगे तभी पैकेज बनेगा, नहीं तो पैकेज नहीं बनता। ठीक है, अब ये जो -d है ये मैंडेटरी है, अगर आपने पैकेज मेकिंग कमांड दी है तो यूज करना मैंडेटरी। अब ये -d दो काम करेगा, नो डाउट एक पैकेज तो बनाएगा ही बनाएगा, साथ में इस पैकेज का आपसे डेस्टिनेशन भी पूछेगा, D स्टैंड्स फॉर डेस्टिनेशन। अभी तक क्या होता था, जब भी आप किसी क्लास को कंपाइल करते थे तो उसकी डॉट क्लास फाइल आपकी जावा के पैरेलल में बन जाती थी, लेकिन अब आप -d के थ्रू डिसाइड कर सकते हैं कि भाई जो मेरा पैकेज बने वो कौन से फोल्डर में जाके बने और उसके अंदर जाके डॉट क्लास फाइल चली भी जाए। सेम फोल्डर में बनाना चाहो सेम में बना दो, और -d के सामने अगर किसी और डेस्टिनेशन का पाथ दे दोगे तो ये वहां जाके बना देगा। ये दो काम करेगा, पैकेज तो बनाएगा ही बनाएगा, प्लस आप अपनी उस पैकेज का डेस्टिनेशन भी आप दे दो तो ये उस डेस्टिनेशन पे जाके उस पैकेज को बना देगा, और आप सेम कहोगे तो सेम फोल्डर में भी बना देता है। हाँ, और ये भी याद रखना, ये जो -d स्विच है ये विद पैकेज मेकिंग कमांड भी यूज किया जा सकता है, एंड विदाउट पैकेज मेकिंग कमांड भी आप इसे यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि -d कैन ओनली बी यूज विद पैकेज मेकिंग कमांड। ध्यान से सुनिए, अगर आपने -d को यूज किया है विद पैकेज मेकिंग कमांड और इसमें एक डेस्टिनेशन दे दिया तो ये उस डेस्टिनेशन पे जाएगा, वहां जाके एक पैकेज बना के उसमें डॉट क्लास फाइल डाल देगा। लेकिन अगर आप -d को विदाउट पैकेज मेकिंग कमांड यूज करोगे तो भी ये डेस्टिनेशन पे जाएगा और वहां डिफॉल्ट पैकेज बना के उसमें डॉट क्लास फाइल देगा। तो -d के सामने आप कोई भी डेस्टिनेशन दे दो, अगर पैकेज मेकिंग कमांड है तो वहां जाके पैकेज बनाएगा, उसमें डॉट क्लास फाइल डाल देगा, और अगर वहां पे पैकेज मेकिंग कमांड नहीं है तो वहां जाके डिफॉल्ट पैकेज बनाएगा और उसमें डालेगा। दैट्स इट, सिंपल। ठीक, तो फिलहाल हमने तो दिया, अब हमें यहाँ -d यूज करना ही पड़ेगा, नहीं तो पैकेज नहीं बनेगा। देखें इसका सिंटैक्स, -d स्पेस डेस्टिनेशन। मान लिया मैं इसे बनाना चाहता हूं ई ड्राइव के अंदर F2 फोल्डर। ठीक है, तो मैंने दे दिया स्पेस, अब आप अपनी डॉट जावा का नाम दे सकते हैं और एंटर प्रेस कर दीजिए। तो अब ये क्या काम करेगा बेटा, -d ये ई ड्राइव में F2 फोल्डर में जाएगा, वहां जाके P1 नाम का पैकेज बना देगा और उसके अंदर आपको temp1 डॉट क्लास नजर आ जाएगा। ई ड्राइव के अंदर एक F2 नाम का फोल्डर बनेगा, ठीक है, और इसके अंदर आपको नजर आएगा एक P1 नाम का पैकेज, और उसके अंदर आपको नजर आ जाएगी एक temp1 डॉट क्लास। ठीक, वहां पे आपको एक फोल्डर नजर आएगा, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे जावा के पैकेजेस को एज ए फोल्डर की तरह ट्रीट करता है। अब आप यहाँ पे इस क्लास को एग्जीक्यूट भी कर सकते हो, लेकिन आप गलती मत करना, क्योंकि अक्सर आप लोग ने आज तक जो क्लास एग्जीक्यूट की है वो एक फोल्डर में गए जिसमें डॉट क्लास फाइल पड़ी थी, वहां जाके एग्जीक्यूट कर दिया। अब आप यहाँ पे भी अक्सर गलतफहमी का शिकार हो जाते हो, P1 को फोल्डर मान लेते हो और इसे एज ए फोल्डर ट्रीट करके इसके अंदर जाके क्लास को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हो। लाइक अब आप यहाँ पे कमांड दोगे, cd P1, क्योंकि आप इसे एज ए फोल्डर ट्रीट करोगे, और फिर इसके अंदर एंट्री मार जाओगे लाइक दिस,
और यहां से इसे चलाने की कोशिश करोगे, बट ये क्लास कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। आप किसी भी पैकेज की क्लास को इनसाइड द पैकेज जाके उसे एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, ठीक है। सो अगर आपने किसी पैकेज की क्लास को एग्जीक्यूट कराना है तो फर्स्ट गो टू पैरेलल टू दैट पैकेज, पहले उस पैकेज के पैरेलल में आइए, यानी कि आपको आना चाहिए F2 फोल्डर के अंदर, यहां आ जाना चाहिए क्योंकि हमारा पैकेज इसी में है। तो आगे पैरेलल टू पैकेज और फिर कमांड दीजिए जावा, उस पैकेज का नाम डॉट उसकी क्लास का नाम। अब ये क्लास यहां एग्जीक्यूट हो जाएगी। So never go inside the package to execute a class of that package. कभी भी उसके अंदर जाना नहीं चाहिए, ठीक है। तो हमारा पैकेज बढ़िया तरीके से ई ड्राइव पे F2 में बन जाएगा। लेकिन यार हमें बनाना तो ये F1 के अंदर था, बना दिया ई ड्राइव पे कहीं और जाके, कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा सीख लिया है। अब मैं सेम फोल्डर में भी बनाना सिखा देता हूँ आपको। इट्स ऑल अबाउट द गेम ऑफ डेस्टिनेशन। बेटे यहाँ पे C:F1 लिख दो तो यहाँ बना देगा, क्या फर्क पड़ता है। आप -D के सामने जो भी फोल्डर का पाथ दोगे ये उसी में जाके पैकेज क्रिएट कर देगा। गॉट इट? सो लेकिन उसका भी मैं आपको एक शॉर्टकट सिखा देता हूं। वैसे आप यहाँ C:F1 लिख सकते हैं, बढ़िया चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन उसका भी एक शॉर्टकट है, आप लगा दीजिए डॉट। ये जो डॉट है ना, ये डॉस के अंदर करंट डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट करता है। तो डॉट ऑलवेज रिप्रेजेंट अ करंट डायरेक्टरी, और करंट डायरेक्टरी वो होती है जहां से आपने कमांड चलाई है। आपने कमांड कहां से चलाई है? F1 से। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब ये पैकेज किसमें बना देगा? F1 में बना देगा। या तो यहाँ C:F1 दे दो तो भी चल जाएगा, और डॉट दे दो तो भी चल जाएगा, क्योंकि डॉस के अंदर डॉट ऑलवेज रिप्रेजेंट अ करंट डायरेक्टरी। अब यहां से भी आप इसे एग्जीक्यूट कर सकते हो। सिंपल, पैरेलल में आगे पैकेज के, यहां पे भी सेम कमांड दे दो और ये अभी भी एग्जीक्यूट हो जाएगी क्लास। सो इस तरीके से हमने एक तरफ का सिनेरियो तैयार कर लिया, हमने एक पैकेज बना लिया और उसमें temp1.class रख। अब हम दूसरे सिनेरियो पे जाएंगे, ई ड्राइव में, वहां पर F2 बनाएंगे फोल्डर और उसके अंदर P2 पैकेज में temp2.class फाइल रन। गॉट इट? लेकिन इससे पहले कि मैं दूसरा सिनेरियो तैयार करूं, अब मैं आपको सिखाऊंगा हाउ टू कीप मोर देन 1 क्लासेस इनटू अ सिंगल पैकेज। अभी बेटा हमने आपको एक पैकेज में एक ही तो क्लास रखना सिखाया है, तो अब हम आपको एक से ज्यादा क्लासेस रखना सिखाएंगे। तो मैं कोई 2 रख के दिखा देता हूं, जैसे 2 आएंगी वैसे 100 भी आप इसके अंदर रख सकते हैं, और उसके बाद हम अपने दूसरे सिनेरियो को कंप्लीट करेंगे। सो अब हम लर्न करेंगे हाउ टू कीप मोर देन 1 क्लासेस इनटू अ सिंगल पैकेज। गॉट इट? चलो फिर ये कहानी मैं आपको कल करा देता हूं अच्छे से, और फिलहाल इसे सेव करके रख लेता हूं जिससे आगे यहीं से हम कहानी को शुरू कर सकते हैं। सर मुझे एक चीज पूछनी थी। जी बोलिए, पूछिए। सर कंस्ट्रक्टर चेनिंग जो थी वो JDK 8 पे नहीं चलती है क्या? किसने कह दिया? मैं 8 में ही सारे प्रोग्राम चलाता हूँ। कैसे बच्चे? जी सर, वो 1.0 से चलती है। तो ये गलतफहमी, एक तो आप ना ये चीजें मत पाला करो। आप लोग ना हमेशा लाइफ में एक असूल बनाओ कि आई एम ऑलवेज एट फॉल्ट, गलती हमेशा मेरी है। आपकी गलती करते खुद हो, ढूंढने लगते हो टेक्नोलॉजीज के अंदर। नेवर चेंज दिस एटीट्यूड, चेंज दिस। तब तक अपना सर मारते रहो दरवाजे में, खोपड़े में, जब तक कि एरर ठीक ना हो जाए। मगर कभी मत सोचना 2 बातें, कि टेक्नोलॉजी खराब होगी या टीचर खराब होगा। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं सर। ऐसे कितनी बड़ी आपने ये ब्लंडर कर दिया, इतना बड़ा सोच कैसे लिया मेरी बिटिया? 1.0 से कंस्ट्रक्टर चेनिंग चलती है, मतलब आपने मिस्टेक करी और ये सोच के बैठ गए कि रादर देन मैं क्या मिस्टेक कर रही हूं, ये सोच के बैठ गए कहीं चेनिंग चलती भी है, नहीं चलती 8 में। अबे जा मेरी बेटिया, तभी आप लोग सक्सेसफुल नहीं होते। इसलिए हमेशा याद रखो, अरे नहीं चल रही, कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम होगी सॉल्व करो, नहीं चल रही सोचते रहो यार मैं कहीं गलती कर रहा हूं, मैं कहीं गलती कर रहा हूं, मैं आई एम डूइंग मिस्टेक, आई एम डूइंग मिस्टेक। इसका पहाड़ा पढ़ो रोज, आई ऑलवेज डू मिस्टेक। ये कहानी रोज रट्टा मारो, जिंदगी की सक्सेस की सीढ़ियां देखना कितनी जल्दी चढ़ जाओगे। मगर हमारे देश में ऐसा होता नहीं। आपने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया,
आपने ये सोच डाला कि जावा में होती ही नहीं चेनिंग। मैंने क्या गलती कर दी, चेनिंग ही हटा दो। नेवर थिंक अबाउट इट। मुझे कल प्रोग्राम दिखाना, मैं ठीक कर दूंगा। ठीक है सर, वो कंपाइल हो रहा है बट एग्जीक्यूट नहीं हो हाँ, रहा तो कहीं मिस्टेक हुई होगी ना मेरी गुड़िया, इतना बड़ा प्रोटेक्शन करने की क्या जरूरत है। ठीक है सर, मैं कल दिखा तुमने दूंगी। टेक्नोलॉजी बदल दी। हमेशा कोशिश करो, हो सकता है सर गड़बड़ हो रही है, ये पूछो सर मेरे से मिस्टेक हो रही है, ठीक करो ना प्लीज, ठीक करो ना, रादर देन ये सोच बैठो कि ये तो गड़बड़ हो गई, लगता है सपोर्ट ही नहीं करता होगा चेनिंग। मैं तो सारे प्रोग्राम ही 8 में चला के दिखाता हूँ, तुमको भी सारी 8 में चला के दिखाई है। ठीक है, चलो कल मुझे दिखाना, मैं ठीक कर दूंगा। चैट पे दिखाना, मैं ठीक कर दूंगा। ठीक है, ओके सर। चलो कल मिलते हैं आपसे। थैंक यू सर।